हेलो एवरीवन। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम सेकंड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जो थ्री मोमेंट थ्योरम हम लोग लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने टू स्पान बीम कंटिन्यू किया था। जिसमें टू स्पान बीम था आपका ए बी एंड बी सी, और उसके ऊपर एक सिंगल लोडिंग थी 40 किलो न्यूटन की, और उसके लिए हम लोग किस तरीके से टीएमटी को हेल्प से मूवमेंट निकालते हैं हमने वो डिस्कस किया था। राइट, अब जो हम लोग बीम आज ले रहे हैं वो थ्री स्पान बीम, और उसमें नंबर ऑफ लोडिंग है, और उस नंबर ऑफ लोडिंग के अगेंस्ट में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ थ्री मोमेंट थ्योरम टीएमटी। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका बीम रहेगा वो बीम आपका एक कंटिन्यूस बीम है जो कि थ्री स्पान है। तो उसमें कंटिन्यूसली तीन स्पान रहेंगी, एक सिंपली है, फिर सिंपली है, इसके बाद फिर आप जाएंगे तो फिर एक सिंपली सपोर्ट है, और फिर आप जाएंगे तो फिर एक सिंपली सपोर्ट है। राइट, उसमें पहली जो स्पान है इसके ऊपर आपकी जो टोटल स्पान लेंथ है वो L1 है, जो आपकी टोटल रहेगी वो 6 मीटर रहेगी। राइट, उसके बाद सेकंड स्पान जो है वो L2 आप बोलेंगे इसको, ये 4 मीटर है आपके पास। राइट, और थर्ड स्पान है L3 जो कि भी 4 मीटर की रहेगी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 18 किलो न्यूटन का एक लोड यहाँ पे लगा हुआ है, 18 किलो न्यूटन, जो कि यहाँ ए पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो टोटल 6 है, ये 4 मीटर है, रिमेनिंग बची यहाँ पे 2 मीटर। राइट, सेकंड स्पान पे आपका जो लोड है वो सेंटर पे लगा हुआ है, जो कि 16 किलो न्यूटन है। ये टोटल 4 है, ये सेंटर पे है, दैट मीन कि 2 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। और लास्ट पे एक यूडीएल ये कैरी कर रहा है, सीडी स्पान जो है लास्ट वाला, और वो यूडीएल आपका कितना रहेगा, वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल कैरी करेगा, जो कि 4 मीटर पे कैरी कर रहा है। इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट आ जाएगा, ये आपका सी है, और ये डी है। तो ये एक स्पान है जो कि थ्री स्पान है। ए बी एक स्पान हो गया, बी से सी दूसरा स्पान हो गया, सी से डी तीसरा स्पान हो गया। राइट, और ये नंबर ऑफ लोडिंग को कैरी कर रहा है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ टीएमटी, विद द हेल्प ऑफ थ्री मूवमेंट थ्योरम, आपको इसको एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, लाइक वर्टिकल रिएक्शंस, मूवमेंट्स, वो हमें सब इस पे फाइंड आउट करने रहेंगे। और लास्ट में हम इसका बाइंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट किससे। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट टीएमटी में मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन सी होती है, फ्री बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम इसमें ड्रॉ करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में। सो फ्री बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हम अपना जो बीम है उसको कंटिन्यूसली बीम ले लेते हैं। उसमें जितने पॉइंट्स हैं वो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये आपके पास हो गया सी पॉइंट, और ये लास्ट हो गया आपके पास डी पॉइंट। राइट, अब इसमें फ्री बाइंडिंग मूवमेंट के लिए क्या करना रहता है, ए से बी पे आपको क्या देखना है, कौन सी लोडिंग लगी। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ए से बी के बीच में आपके कंसंट्रेटेड लोड लगा है, मतलब पॉइंट लोड जिसको बोलते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉइंट लोड के लिए हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। और ट्राइंगल ड्रॉ क्यों करते हैं, तो उसका भी रीजन बताया था कि जब भी कोई कंसंट्रेटेड लोड आपके बीम पे एक्ट करता है, तो जब ये पॉइंट लोड इस पॉइंट पे लगेगा तो ये बीम को यहाँ से तोड़ेगा। जब ये बीम यहाँ से टूटेगा तो यहाँ नीचे की तरफ गिरेगा, तो यहाँ से ऐसा आएगा और यहाँ से ऐसा जाएगा, मतलब एक ट्राइंगल शेप में ये टूटता है। इसलिए हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए, जो कि आपका जो लोड रहेगा वो इस पॉइंट पे आ रहा है, तो यहाँ पे ट्राइंगल का आप टॉप लीजिएगा और यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए। फिर बीसी स्पान पे आते हैं, तो भी क्या लगा है, पॉइंट लोड लगा है वापस से। यहाँ इसका मतलब यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर पे बनेगा क्योंकि पॉइंट लोड आपका सेंटर पे। तीसरे पे यूडीएल लगा हुआ है, ये नया लोड आ गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अपन इसको बोलते हैं। ये पूरे स्पान पे लगा हुआ है, तो जब पूरे स्पान पे लोड लगा है तो आपका जो बीम टूटेगा वो क्या होगा, पैराबोलिक शेप में टूटता है। राइट, तो अब इसमें आप इसको ऐसा पैराबोला टाइप का बना दीजिए इसके लिए। तो ये फ्री बाइंडिंग वन डायग्राम बन गया। अब इसमें हमको कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ती है, ये नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी पॉइंट है। फ्री बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम मतलब लोडिंग की वजह से डायग्राम हमने बनाया, जो शेप आपका ड्रॉ करते हैं, जो पॉइंट लोड के लिए ट्रायंगल कर दिया करें और यूडेल के लिए आपका पैराबोला आ जाए। अब इसके बाद इस पे क्या निकालना है, तो आपको इस डायग्राम की हाइट निकालनी पड़ेगी, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले के एरिया को A1 बोलते हैं, दूसरे का एरिया हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे, थर्ड का एरिया होगा तो उसको क्या बोलेंगे, A3 बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं फर्स्ट स्पान से। इसकी स्पान L1 है जो कि 6 मीटर है, इसकी स्पान L2 है जो कि 4 मीटर है, ये L3 है जो कि भी 4 मीटर है। राइट, तो सबसे पहले अपन स्पान ए बी की बात करते हैं। स्पान ए बी, स्पान ए बी पे सबसे पहले अपन इसकी हाइट निकालते हैं। हाइट, अब हाइट के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम का। और हाइट के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट लोड है उसको देखना है। पॉइंट लोड कहां पे लगा है, सेंटर पे नहीं है,
तो जब भी कंसेंट्रेटेड लोड हो, अगर सेंटर पे है तो डिफरेंट फॉर्मूला होता है, और अगर सेंट्रिक हो तो डिफरेंट फॉर्मूला होता है। तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने सेंटर पे लिया था, तो उसके लिए फॉर्मूला WL/4 लगाया था। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो सेंटर पे नहीं है, तो जब सेंटर पे नहीं होगा तो ये जो पहली डिस्टेंस होती है उसको a कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी वाली डिस्टेंस को स्मॉल b बोलते हैं, और फॉर्मूला लगता है WAB/L का। W की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 18, a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाली वैल्यू ले लीजिए 4, b कितनी है 2 डिवाइड बाय l, l कितना है 6, और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इससे आपकी हाइट आ जाएगी, जो कि आपकी हाइट कितनी आएगी 24 यूनिट्स। क्लियर? तो ये 24 यूनिट आई इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब हम बात करते हैं इसी का एरिया, तो इसी स्पान पे हम एरिया निकाल रहे हैं A1। तो एरिया क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल का हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब हाफ बेस। इस ट्रायंगल का बेस कितना है 6 मीटर, इसकी हाइट क्या है अभी आपने निकाली 24, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आपको एरिया मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आ रहा है 72। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स में, यूनिट्स यहाँ यूनिट्स लिखते हैं। यहाँ पे हम किलो न्यूटन मीटर ये सब नहीं लिखते, या मीटर स्क्वायर नहीं लिखते, बिकॉज यहाँ पे हम इसको बोल कुछ और रहे हैं और इसकी यूनिट कैलकुलेट कुछ और हो रही है, तो ऐसे केस में इसको हम यूनिट्स बस लिख देते हैं, तो सिर्फ यूनिट लिख दीजिए, राइट। अब इसी की बात हम लोग करते हैं, अब इसी में एक और चीज हमें रिक्वायर्ड होती है, वो इसका सीजी डिस्टेंस होता है, सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रायंगल सेंटर पे नहीं है, सेंट्रिक ट्रायंगल है, तो इसका जो सीजी डिस्टेंस होता है, अगर मैं फ्रॉम पॉइंट ए बात करता हूँ, फ्रॉम पॉइंट ए से अगर मैं सीजी निकालता हूं, x1 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका सीजी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होगा, a+l/3 से निकालते हैं। तो a कितना है, a आपके पास 4 था, प्लस l कितना है 6 डिवाइड बाय 3, मतलब ये आएगा 10/3 मीटर। कैसे निकाला मैंने बोला इसका सीजी निकालना है, और कहां से निकाल रहा हूं मैं, a से निकाल रहा हूं, सीजी मतलब बॉडी का सीजी निकाल। तो ये सेंट्रिक बॉडी तो है नहीं, अगर सेंटर बॉडी होती, सिमेट्रिक बॉडी होती तो सेंटर पे मिल जाता, तो स्पान का हाफ ले लेते, बट ये सेंट्रिक बॉडी है, तो जब यहां से मैं बात करता हूं यहां से, तो ये a+l/3 की डिस्टेंस पे मिलेगा इसका सीजी। और अगर मैं बी पॉइंट से बात करूं इस डायरेक्शन में, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, यहां से देख रहे हैं तो a+l/3 है, वहां से देखोगे तो क्या हो जाना चाहिए b+l/3, सिंपल है, राइट। अब इसी तरीके से ये सब कैलकुलेट हो गया, लेकिन अभी ए बी स्पान का निकला, अब निकालेंगे हम स्पान किसके लिए, बीसी के लिए। अब बीसी पे अगर हम जाते हैं, तो बीसी में स्पान में भी आपको सबसे पहले इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट, हाइट निकालते हैं। बीसी स्पान पे कौन सा लोड लगा है, देखें, पॉइंट लोड लगा है, कंसंट्रेटेड लोड लगा है, कहां लगा है, सेंटर पे लगा है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में जब सेंटर पे पॉइंट लोड था तो क्या किया था, WL/4, तो यहां भी क्या होगा WL/4, सेम फॉर्मूला। W की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 16, L कितना है 4 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आएगा कैलकुलेट होके 16 किलो न्यूटन मीटर। तो पहला वाला आपका ये कितना आया था, ये आया था आपका 24, राइट। इस पे इसको 24 कर दीजिएगा, सेकंड वाले का अपना कितना आ गया 16, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 16, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसी के एरिया की, तो A2 इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया अगेन क्या होगा, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना है 4, इसकी हाइट कितनी निकली आपकी 16, तो ये देख लीजिए 32 यूनिट्स, इसको आप 32 ले लीजिएगा, ये 32 आपके पास आ गया, राइट। तो इसमें भी एरिया हाफ इंटू बेस हाइट होगा, क्योंकि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो एरिया के फॉर्मूले तो सेम होते हैं, बट जो हाइट के फॉर्मूले हैं ये वाले, ये हाइट का फॉर्मूला और ये हाइट का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज लोडिंग की कंडीशन अलग है, राइट। अब इसके बाद सीजी की बात करते हैं, तो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है, तो इसमें आपका जो सीजी होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे लाई करेगा सिमेट्रिक ट्रायंगल में। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल में सेंटर पे लाई करेगा, मतलब टोटल 4 है, तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा 2 मीटर पे होगा। इसका मतलब इसका जो सीजी होगा वो सीजी कहाँ लाई करेगा, x2 बार की अगर मैं बात करता हूं तो वो 2 मीटर होगा, चाहे आप बी एंड से देखें चाहे आप सी एंड से देखें, क्योंकि सेंटर में, तो यहां से देखेंगे तो भी 2 होगा स्पान का हाफ, और यहां से देखेंगे तो भी स्पान का हाफ रहेगा, राइट। तो ये आपका बीसी स्पान हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्पान के लिए, फॉर स्पान, किस स्पान की बात कर रहे हैं, लास्ट हम बात कर रहे हैं सीडी के लिए, राइट। सीडी स्पान की बात करें, तो सीडी स्पान पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी हाइट निकाल लेते हैं, हाइट। सीडी स्पान पे कौन सी लोडिंग है, यूडीएल है, यूडीएल के लिए हाइट क्या कंडीशन होती है,
तो याद रखिएगा यूडीएल के लिए होता है WL²/8। यहाँ पे लोडिंग चेंज हो गई है, दैट मीन फॉर्मूला भी आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लगाएंगे WL²/8, राइट। W की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो W है अपने पास 3, L कितना है आपके पास है 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8। आप इसको इस तरीके से निकालें, राइट। तो WL²/8 अगर आप इसको करते हैं तो ये आ रहा है 6 यूनिट्स, ठीक। अब इसी का अपन को एरिया निकालना है, तो A3 की बात करेंगे। ये ट्रायंगल था, एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये भी ट्रायंगल था, एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अब ये क्या है, ट्रायंगल है क्या, नहीं है, ये क्या है, पैराबोला है। तो पैराबोला का आप लोग क्या एरिया लेते हैं, 2/3 बेस इंटू हाइट। तो 2/3 बेस, इसका बेस कितना है 4 मीटर। इसकी हाइट आपने कितनी निकाली थी, तो अभी आपने निकाली 6, तो ये 6 हो गई। तो इसका एरिया आपको यहां से मिल जाएगा, वो एरिया कितना है 16 यूनिट्स, इसका एरिया हो गया। और अगर मैं इसकी भी सीजी की बात करूं, मतलब x3 की, x3 बार, तो वो सीजी आप सी से देखें या डी से देखें, ये क्या है, पैराबोला है, ये भी एक सिमेट्रिक बॉडी है। इसका मतलब इसका भी सीजी कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे। मतलब इसका भी सीजी कहाँ पे होगा, सेंटर। मतलब 4 का हाफ कितना हुआ 2, मतलब 2 मीटर पे। चाहे आप सी से देखें, चाहे आप इसको डी से देखें। तो इस तरीके से आपका इसका स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसको बोलते हैं फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम। और कुछ इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, जो हर एक स्पान पे आपको बार बार निकालना पड़ेगा। ए बी स्पान का सेपरेट निकलेगा, बीसी का सेपरेट निकलेगा, सीडी का सेपरेट निकलेगा, राइट। अब इसके बाद आप लोग जाएंगे तो वो आएगा आपका स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम टीएमटी अप्लाई करते हैं, 3 मूवमेंट थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हम करेंगे अप्लाइंग टीएमटी, राइट। हम टीएमटी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर स्पान। अब कभी भी याद रखिएगा, जब हम टीएमटी अप्लाई करते हैं तो 2 स्पान पे हम एक साथ अप्लाई करते हैं। इसका मतलब जब भी हम टीएमटी की इक्वेशन की बात करते हैं तो 2 स्पान, मतलब ए से बी एक आपका सिंगल स्पान हुआ, और बी से सी आपका जो है वो दूसरा स्पान हुआ। मतलब हम अप्लाई करेंगे ए बी एंड बी सी के ऊपर। तो हम यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर स्पान, इस पे बात कर रहे हैं, ए बी एंड बी सी पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ए बी और बी सी की इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2, राइट, प्लस MC L2 इक्वल 6A1 X1 बार बाय L1 प्लस 6A2 X2 बार बाय L2। ये इक्वेशन आपकी बनेगी, राइट। तो अब इस इक्वेशन को आप इस तरीके से मेंशन करेंगे, जिसको आपने क्या किया, सबसे पहले आप ए बी और बी सी स्पान पे अप्लाई करें। तो ए बी और बी सी स्पान पे आप अप्लाई करने वाले हैं, ये इक्वेशन आपने मेंशन कर दी। अब आपको क्या देखना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मूवमेंट्स की, तो सबसे पहले ए पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ए पॉइंट पे आप यहाँ पे देखिए, ए पॉइंट पे कौन सा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट पे ऑलवेज मूवमेंट क्या होता है, 0। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब ए पॉइंट पे आने वाला मूवमेंट 0 है, इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। उसके बाद गए हम नेक्स्ट पॉइंट पे, तो प्लस 2 का 2 आएगा। एमबी मतलब मूवमेंट एट पॉइंट बी। बी यहाँ पे क्या है, सिंपली सपोर्ट है, लेकिन वो उसके साथ में ज्वाइंट भी है, बिकॉज वो सेंटर में है। इसके इस तरफ भी सपोर्ट है, इसके इस तरफ भी सपोर्ट है, दैट मीन वो सेंटर हो गया, वो ज्वाइंट हो गया। तो ज्वाइंट पे मूवमेंट क्या करता है, बैलेंस करता है। इसका मतलब वहां मूवमेंट निकलेगा, तो इसका मतलब वो अननोन हुआ, दैट मीन कि यहाँ पे आपको एमबी को लेके चलना पड़ेगा। प्लस L1 L2, L1 कितना है आपके पास 6, L2 कितना है आपके पास 4, तो 6 + 4 कर दीजिए हमें। फिर उसके बाद आगे जाते हैं, प्लस MC। MC भी यहाँ पे अननोन रहेगा, क्यों रहेगा, MC आप देख सकते हैं क्या है, सिंपली सपोर्ट है, बट कहाँ पे है, सेंटर पे। इसका मतलब इस पे भी मूवमेंट निकलेगा, तो MC अननोन चलेगा। L2 कितना है, तो L2 आपके पास है 4 मीटर इंटू 4 मीटर, राइट। इक्वल अपन चलते हैं आगे, 6, तो 6 हो जाएगा डिवाइड बाय L1 कितना है 6। A1 आपने यहाँ पे निकाला था, A1 कितना था 72, A1 की जगह अपन 72 पुट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, x1 बार भी आपने निकाला था, वो कितना था, तो x1 बार आप देख सकते हैं यहाँ निकाला था हमने, कितना था 10/3। और कहां से लेना है, तो 10/3 मतलब जब आप ए बी और बी सी स्पान पे अप्लाई करोगे, तो जब इस स्पान का सीजी बात करोगे वो लेफ्ट हैंड से देखा जाता है, और जब इस स्पान के सीजी की बात करोगे तो राइट हैंड से देखा जाता है। मतलब आपको इधर से देखना है, और जब इधर की बात करेंगे तो इधर से देखना है, ए से लेके सी के बीच में देखना है, राइट। तो ए से हम लोग देखना है, तो वो 10/3 था, तो हमने उसको 10/3 ले लिया। उसके बाद हम ही जाते हैं आगे, प्लस 6, तो 6। उसके बाद क्या नीचे L2 कितना था 4। A2 आपने यहाँ निकाला था, ये निकला हुआ है आपके पास 32, तो आप यहाँ पे ले लीजिए 32 इंटू। उसके बाद क्या है x2 बार भी आपने निकाला था, जो कि मैंने बताया था आपको 2 मीटर रहेगा, वो सेंटर पे लाई करेगा। वो कहीं से भी देखें तो सेंटर है तो 2 ही रहेगा।
तो ये 2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे शॉर्ट करके, एक इक्वेशन यहाँ पे क्लियर होके आती है, वो आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 6 हो जाएगा 10, इंटू 2 करेंगे तो 20, दैट मीन 20 MB, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 MC इक्वल। अब ये पूरी कंडीशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये पूरा सॉल्व होके आ गया 336 के बराबर आएगा। जैसे ये आपकी होगा कैलकुलेट, इसको बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। यहां से आपकी तैयार होती है इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपने ए बी एंड बी सी पे अप्लाई जब थ्योरम करी तो आपकी इक्वेशन 1 बनी। अब इसको और ज्यादा सॉर्ट आप करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, 5 लेके कॉमन आप इसको 5 MB प्लस MC 4 आप उसमें कॉमन निकाल लीजिए और ये बचेगा 84। तो आप ये इक्वेशन को और छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको कैलसी से सॉल्व करना है तो इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो इसी फॉर्म में रखिए, अगर आपको और छोटा करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन नंबर ये 1 बन के आपकी तैयार हुई। अब अपन को जाना है इक्वेशन नंबर 2 पे। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपको कौन सी स्पान लेनी पड़ेगी, तो अपन ने ए बी और बी सी की अभी बात करी। जब हम सेकंड टाइम इसको अप्लाई करते हैं टीएमटी को, तो उसमें जो सेकंड स्पान होती है वो रिपीट होती है, और जो फिर थर्ड स्पान होती है वो नई यहाँ पे इंक्लूड होती है। दैट मीन अब जो इक्वेशन अप्लाई होगी वो किस पे होगी, तो सेकंड स्पान क्या थी, बीसी, वो रिपीट होगी मतलब बीसी, और नई स्पान इसमें ऐड हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, सीडी। मतलब नाउ वी विल अप्लाई द टीएमटी बीसी एंड सीडी स्पान, ठीक है। तो हम अब उसके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। अब कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखते हैं कि हमने अभी तक जो टीएमटी को अप्लाई किया है इस कंटिन्यूस बीम पे, वो हमारे पास स्पान 3 स्पान है यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेशंस हमें उतने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है जितने नंबर ऑफ अननोन्स आपके होते हैं, उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी पड़ती हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में सिर्फ एक अननोन था, वो था बी पॉइंट पे MB, तो हमने सिर्फ एक ही बार इक्वेशन अप्लाई की। लेकिन यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि एक बी भी ज्वाइंट आ गया, उसके बाद फिर एक सी भी ज्वाइंट आ गया। इसका मतलब बी और सी दोनों यहाँ पे ज्वाइंट है, इसका मतलब बी ज्वाइंट भी है तो वो भी अननोन है, तो एक इक्वेशन उसके लिए हो जाएगी। और सी ज्वाइंट है वो भी अननोन है, मतलब एक इक्वेशन उसके लिए हो जाएगी। तो एक इक्वेशन हम अप्लाई कर चुके हैं, अब हम दूसरी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो कि किस पे करेंगे, तो आपकी बीसी स्पान यहाँ पे रिपीट होने वाली है और एक नई स्पान इसमें ऐड हो जाएगी, वो होगी CD स्पान। मतलब अब अप्लाई करेंगे BC एंड CD के ऊपर। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी लिखाएगी वो इक्वेशन कैसी होगी, MB, राइट, MB हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, L2 प्लस 2MC L2 प्लस L3 होगा यहाँ पे, राइट। फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे C आ गया, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, D आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, L3 इक्वल हो जाएगा 6A2 X2 बार बाय L2 और प्लस 6A3 X3 बार बाय L3। अब इस इक्वेशन में आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, और वो क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था AB और BC की, तो मेरी इक्वेशन A से शुरू हो रही थी, सेकंड पॉइंट पे B आ रहा था और फिर C आ रहा था, यहां पे 1 आ रहा था फिर 2 आ रहा था, क्योंकि वो AB और BC पे थी, फर्स्ट और सेकंड स्पान थी। लेकिन अब क्या है, सेकंड स्पान है और थर्ड स्पान है, मतलब आपकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है, सेकंड स्पान से, मतलब कहां से, B से। तो आपकी इक्वेशन भी कहां से स्टार्ट होगी, B से। तो A की जगह B आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, B की जगह C आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, मतलब एक स्टेप आपको आगे से चलना है, राइट। तो ये इस फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन आपकी वही है, सिर्फ आपने क्या किया, रिप्लेसमेंट कर दिया, स्टार्टिंग B से करी है और एंडिंग किस पे करी है, D पे करी है। तो जहां 1 होगा वहां 2 कर दीजिएगा, जहां 2 होगा वहां 3 कर दीजिएगा, जहां B होगा वहां C करिएगा, जहां C पे होगा वहां D कर दीजिएगा, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू बिल्कुल सिंपल है, B मतलब ज्वाइंट है, ज्वाइंट पे मूवमेंट आता है, अभी मैंने बताया, इसका मतलब MB अननोन रहेगा तो MB रहेगा। L2 कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 MB हो गया, राइट। प्लस उसके बाद प्लस 2 का 2 रहेगा, MC C पॉइंट मतलब ज्वाइंट है अगेन, मतलब अननोन होगा आपका। L2 4 है, L3 कितना है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस MD। अब ये ध्यान से देखिएगा, मूवमेंट एट पॉइंट D, मूवमेंट एट पॉइंट D पॉइंट कौन सा है, सिंपली सपोर्ट है, ज्वाइंट है क्या, नहीं है। इसका मतलब मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। कभी भी कोई भी सिंपली सपोर्ट, रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट, फिक्स्ड को छोड़ के कोई भी 3 सपोर्ट ही है, सिंपली, रोलर और हिंज सपोर्ट, अगर एंड पे होते हैं तो मूवमेंट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे अभी सिंपली है, मतलब मूवमेंट 0 हो गया, मतलब D वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0। फिर इक्वल करेंगे, 6 का 6 हो जाएगा, राइट। L2 की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 4 ले लीजिएगा। A2 की वैल्यू पुट करेंगे, A2 कितना निकला था हमारा, 32 निकला था, तो इसको 32 ले लीजिएगा। उसके बाद CG लेना है, किसका CG लेना है, BC स्पान के लिए।
BC स्पान पे लोड कहाँ था, सेंटर पे था, तो ट्रायंगल क्या बना था, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक ट्रायंगल के लिए CG कहाँ पे होता है, सेंटर पे। तो 4 का हाफ क्या हुआ, 2, तो अपना यहाँ पे CG निकला था 2 मीटर, राइट। फिर प्लस ये 6 का 6 आ जाएगा, L3 कितना आ जाएगा, वो 4 था आपके पास, A3 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 16, उसको 16 ले लीजिएगा। और इसका CG कितना निकाला था, X3, वो भी सिमेट्रिक बॉडी थी, मतलब वो भी स्पान का हाफ आया था 2, तो यहाँ पे 2 ले लीजिएगा। जब इसी तरीके से आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अपन क्या करने वाले हैं, तो वो पुट करने के बाद अपन करेंगे कि इसमें इसको सॉल्व करके जितना भी आप छोटा कर सकते हैं उतना छोटा कर लीजिएगा। तो 4 MB को तो 4 MB ही रहने देते हैं, राइट। तो ये 4 MB हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब प्लस 2 MC, या 4 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 16, तो ये 16 MC कर दीजिएगा, ठीक। ये वाला तो जीरो ही है, तो वो जीरो रहेगा, इक्वल। अब इसको पूरे को सॉल्व करेगा, जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके 144 के अप्रॉक्स आएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो और छोटा इसको कर सकते हैं, 4 इसमें कॉमन बाहर निकाल लीजिएगा, तो 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो इसको और करके आप इसमें लिख सकते हैं। तो 4 कॉमन अगर आपका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा MB, प्लस अगर बात करते हैं 4 वहां से हो जाएगा तो 4 MC, इक्वल कितना हो जाएगा, 36। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, तो उस फॉर्म में लीजिए, इस फॉर्म में लीजिए, बात बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब क्या हो गया, इक्वेशन 1 बन गई है, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। दो इक्वेशंस हैं, अननोन कितने हैं, B और C, दो पे अननोन है, यहाँ मूवमेंट 0 है, यहाँ मूवमेंट 0 है, राइट। दो अननोन है, दो इक्वेशंस बन गए। इनको डायरेक्टली हम लोग जाके क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सीधा अपने कैलसी में जाएंगे, कैलसी में जाके आप सीधे इक्वेशंस में जाइएगा और इनका डेटा पुट करेगा, तो आपके पास आंसर निकलेंगे, और दो आंसर निकलेंगे। एक बी पॉइंट पे निकलेगा MB की वैल्यू, वो MB की वैल्यू कितनी निकलेगी, 15.79 किलो न्यूटन मीटर, और सेकंड वैल्यू आपकी जो निकलेगी वो MC पे निकलेगी, राइट, और वो निकलेगी आपकी 5.05 किलो न्यूटन मीटर। दो मूवमेंट्स यहाँ पे निकलने वाले हैं, राइट, दो मूवमेंट निकलेंगे, एक B पे निकलने वाला है और एक आपका C पे निकलने वाला है। तो इस तरीके से कुछ मूवमेंट्स निकलेंगे, वो मूवमेंट्स आप देखेंगे कि एक निकला हुआ है 15.79, दूसरा निकला है 5.05। अब इसको फाइनल मूवमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो फाइनल मूवमेंट्स आपके हो जाएंगे, फाइनल मूवमेंट्स कैसे हो जाएंगे, एक AB निकल जाएगा जो कि 0 होगा, MBA निकलेगा, BA में आपने B पे मूवमेंट कितना निकाला, 15, तो BA का जो मूवमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 15.79 किलो न्यूटन मीटर। फिर इसी तरीके से MBC बन जाएगा, कितना हो जाएगा, -15.79 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से BA हो गया, BC हो गया, अब इसके बाद MCB हो जाएगा। C से B देख लीजिएगा, तो C से B की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी, तो C से B आपने निकाला, C पे मूवमेंट निकाला 5 पॉइंट, तो प्लस 5.05 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरीके से आप निकालेंगे C से D, तो MCD हो जाएगा -5.05 किलो न्यूटन मीटर। और इसी तरीके से लास्ट निकालेंगे MDC, वो हो जाएगा कितना, 0। किस तरीके से मेंशन किया मैंने बोला आपसे कि A पॉइंट पे तो मेरे को पहले से मूवमेंट पता था 0 है, तो A से B की बात जब करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने क्या लिखा, AB की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखी हुई है। फिर मैं B पे गया, तो B पे मैंने एक वैल्यू निकाल ली है, वो कितनी निकली थी, B पे वैल्यू निकली थी 15.79। तो अब B पे 15.79 है, बट अगर मैं B से A के फॉर्म में लेता हूं तो उसको क्लॉक डायरेक्शन में लेता हूं, मतलब पॉजिटिव। तो B से A जब मैं बात कर रहा हूं तो इसी को मैंने पॉजिटिव ले लिया, जो B पॉइंट की वैल्यू। लेकिन जब इसी को मैं जब B से C के फॉर्म में लेता हूं तो मैं इसको कैसे लेता हूं, एंटी क्लॉक। और कैसे लेता हूं वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब बीम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसको रजिस्ट करने के लिए एंटी क्लॉक डेवलप होगा B से C के लिए। तो B से C में आपने जो लिया इसको माइनस में लिया। अब इसी तरीके से C पॉइंट पे खड़े होकर C से B जब लेंगे तो यहां से क्या लेंगे, क्लॉकवाइज मतलब प्लस। तो C की वैल्यू को CB के फॉर्म में प्लस में लिया, और इसी को जब C से D के फॉर्म में लेंगे तो एंटी क्लॉक लेंगे मतलब माइनस, तो सेम वैल्यू को C से D के साथ में माइनस में लेंगे। और D पॉइंट पे तो ऑलरेडी मूवमेंट 0 था, मतलब फाइनल DC क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपके फाइनल मूवमेंट्स हो गए। अब इनकी हेल्प से हम इसकी रिएक्शंस निकालेंगे, जिसमें आपको A पॉइंट पे जो रिएक्शन निकलेगी वो आपकी VA हो जाएगी, B पॉइंट पे जो रिएक्शन निकलेगी वो VB हो जाएगी, C पॉइंट पे रिएक्शन होगी VC, और लास्ट D पॉइंट पे जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, VD। तो अब हमको इसकी निकालनी है रिएक्शंस, तो हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 3 की हम बात करते हैं, स्टेप नंबर 3 जिसमें हम रिएक्शंस निकालने वाले हैं। तो रिएक्शन कैसे निकालते हैं, VA की निकालनी है, किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, B। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट
अबाउट पॉइंट बी, बी के अबाउट मूवमेंट ले रहा हूँ। इसका मतलब बी के अबाउट मूवमेंट का लेने का मतलब बी पे खड़े होकर लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है आपको। तो आप जब बी पे खड़े हो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं तो क्या दिखेगा आपको, वीए दिखेगा ऊपर की तरफ आ रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस का वीए इनटू ये डिस्टेंस वो हो गई 6, इसके अलावा माइनस का 80 इनटू डिस्टेंस कितनी हो गई 2, और एक मूवमेंट देखेगा बी से ए के लिए मूवमेंट था, तो बी ए की वैल्यू आपके पास थी प्लस की 15.79 इक्वल, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे, बी आ जाए। कैसे लिखा मैं एक बार रिपीट करूंगा, मैं बी पे खड़ा हुआ, वीए निकालना है, ये वीए मेरे तरफ आने के लिए कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो वीए इंटू मैं बी पे खड़ा हूं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 थी, तो मैंने वीए इंटू 6 किया। उसके बाद मैं बी पे ही खड़ा हूं, उसके बाद आगे सीधा 18 का लोड है, डाउनवर्ड आ रहा है मतलब नीचे की तरफ आएगा, मतलब एंटी क्लॉक, तो माइनस का 18 इंटू 18 से बी तक की डिस्टेंस 2 थी, तो मैंने 18 इंटू 2 किया। उसके बाद हम बी पे ही खड़े रहेंगे, हमने ए ले लिया है, ये 18 ले लिया, हम बी पे खड़े हैं, नीचे देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट दिखेगा, मतलब बी से ए का मूवमेंट दिखेगा, तो एम बी ए की वैल्यू जो आपके पास थी प्लस 15.79 मैंने वो ले ली। अब बी पे खड़े हैं, इससे आगे आगे में हमने सब कवर कर लिया, तो सीधा इक्वेट करेंगे, 0 से सॉल्व करेंगे तो आपका वीए आ जाएगा। तो वीए आपके पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 3.368 किलो न्यूटन, ये आपकी वीए की रिएक्शन, ये भी आपके पास आएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन निकालनी है, मतलब वीबी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो वीबी कैसे निकालेंगे, तो वीबी को निकालने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट, तो आप सी के अबाउट मूवमेंट लिखेंगे, मतलब आप लिखेंगे टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, और कहां से लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब सी पे खड़े हैं और आप लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं, एलएचएस को देख रहे हैं, आप सी पे खड़े हैं, तो सबसे पहले ये वीए जाएगा आपकी तरफ आने के लिए, कैसे घूम के आएगा क्लॉकवाइज, तो आप यहां पे लिख लेंगे प्लस का वीए इनटू, अब आप खड़े कहां पे, सी पे, और रिएक्शन कहां पे लग रही है, ए पे, तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, वो 10 हो गई, तो यहाँ पे ले लेंगे 10। उसके बाद सी पे ही खड़े रहेगा, फिर क्या है, आप इससे आगे जाते हैं, ये 18 का लो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब माइनस माइनस 18 इंटू सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, कितनी हुई, तो ये हो गई 2 मीटर, और ये कितनी हो गई 4 मीटर, मतलब 6 मीटर, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 6, राइट। अब इसी के बाद आप सी पे ही खड़े रहेगा, ये वीबी ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज, वीबी इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, तो प्लस का वीबी इंटू 4, राइट। अब इसी तरीके से सी पे ही खड़े रहिएगा, आपने वीबी इंटू 4 ले लिया, इसके बाद 16 का लोड है, नीचे जा रहा है मतलब एंटी क्लॉक आएगा, मतलब माइनस 16 इंटू 16 से सी तक की डिस्टेंस कितनी है 2, तो ये 2 ले लेंगे। उसके अलावा आपको और क्या दिखेगा, तो आप सी पे खड़े हैं तो आपको दिखेगा एक ये बी ए वाला मूवमेंट, बीसी वाला मूवमेंट, तो बी ए और बीसी, बी ए की वैल्यू कितनी है 15.79, बीसी की वैल्यू कितनी है 15.79, ये प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ सी पे खड़े हैं तो एक मूवमेंट और दिखेगा सी से बी का, वो ले लीजिए, तो एम सी बी आपके पास प्लस का 5.05, तो यहाँ पे ले लीजिए प्लस 5.05, इक्वेट कर दीजिए इसको 0 से। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ से बी डी निकाल लीजिए, बी ए की वैल्यू पता है जो आपने यहाँ पे निकाल ली थी, उसको इसमें पुट कर दीजिए, सिर्फ वीबी अननोन है, तो वीबी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 25.314 किलो न्यूटन अप्रॉक्स आपके पास ये वैल्यू आ रही होगी, ये आपकी वीबी की वैल्यू। तो आपने वीए निकाल लिया, वीबी निकाल लिया, अभी भी दो रिएक्शन बची हैं, वीसी और वीडी। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन आपको कौन सी निकालनी है, वीसी निकालनी है। तो इसके बाद कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो आप डी के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, तो डी के अबाउट मूवमेंट लेके वीसी निकाल सकते हैं, एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका ये है कि आप वापस से बी के अबाउट मूवमेंट लीजिए और राइट हैंड साइड से निकाल लीजिए, लेकिन राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम क्या होगी कि वहां पे वीडी भी अननोन हो जाएगा, वीसी भी अननोन हो जाएगा, तो दो अननोन हो जाएंगे, दो अननोन एक बार में कैलकुलेट नहीं हो पाए, तो या तो सी पे खड़े होकर पहले वीडी निकालिए और फिर बाद में जाके आप क्या निकालिए, वीसी निकालिए। तो अपन सिंपल तरीका करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट क्या, हमें सी निकालना है, मतलब अगला पॉइंट क्या है डी, तो हम मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे, डी के अबाउट लेंगे। तो डी के अबाउट अगर मैं मूवमेंट लेता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस वी ए इंटू, अब मैं डी पे खड़ा हूं और मेरे बीच में ए के बीच में और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो 6 + 4 + 4 मतलब 40 मीटर, मतलब यहाँ पे लिख दीजिए 40। उसके बाद 18 एंटी क्लॉक जा रहा है तो माइनस का 80, उसमें से 4 माइनस कर दीजिए तो इसका मतलब बचा ये 10। उसके बाद प्लस वीबी जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब प्लस वीबी इंटू, अब डिस्टेंस कितनी बची है 4 + 4 मतलब 8। उसके बाद 16 जा रहा है नीचे की तरफ, मतलब -16 इंटू डिस्टेंस कितनी है, तो 4 + 2 मतलब 6। उसके बाद वीसी जा रहा है तो प्लस वीसी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस वीसी इंटू डिस्टेंस कितनी है 4।
और उसके बाद एक यूडीएल लगा है, तो यूडीएल के केस में क्या देते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2, मतलब यूडीएल कितने का है 3 इंटू डिस्टेंस कितनी है, कितने पे लग रहा है 4 पे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4/2। इक्वेट कर दीजिए इसको 0 से, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी वीसी की वैल्यू जो कि 12.583 आएगी, 12.583 किलो न्यूटन। और कैसे आएगी, तो एक बार छोटा शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं कैसे हैं। आप लोग खड़े हुए हैं डी पॉइंट में, यहां से वीए जाएगा ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, वीए इंटू ये डिस्टेंस, राइट, वीए इंटू ये डिस्टेंस पूरा हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 14, 6 ये हो गया, प्लस 4 ये हो गया, प्लस 4 ये हो गया, तो 6 + 4 10 और प्लस 4 14 हो गया। उसके बाद ये 18 नीचे जा रहा था, मतलब एंटी क्लॉक जाएगा, माइनस 18 इंटू ये डिस्टेंस, तो उसमें से ये 4 बस कम कर दीजिए, तो आपके पास 10 बचेगा। प्लस अब यहीं पे खड़ेंगे, उसका वीवी जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज, वीवी इंटू ये डिस्टेंस, तो 4 + 4 8 हो गया। उसके अलावा ये 16 का लोड नीचे जा रहा है, मतलब माइनस में जाएगा, एंटी क्लॉक 16 इंटू ये डिस्टेंस, तो ये 2 + 4 6 हो जाएगा। उसके बाद वीसी ऊपर जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, वीसी इंटू ये डिस्टेंस, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये यूडीएल नीचे जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक, और यूडीएल मतलब क्या होता है, जो पर मीटर पे लगता है, हर एक मीटर पे लग रहा है, सेम लोड लग रहा है। तो यूडीएल के केस में लेते हैं लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2। तो लोड इंटू डिस्टेंस जब करते हैं तो वो कंसंट्रेटेड लोड बन के सेंटर पे लगता है, और फिर उससे मूवमेंट बनाने के लिए उसका हाफ ले लेते हैं डिस्टेंस का, क्योंकि सेंटर पे लगता है, तो डिस्टेंस का हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब बनेगा 3 का लोड है इंटू डिस्टेंस 4 इंटू 4/2, तो ये मूवमेंट बनेगा। और इक्वेट करिए 0 से, इसके बाद कुछ नहीं है। और हाँ, ये पूरी लेने के बाद इसमें आप ये याद रखिएगा कि आपने कोई भी मूवमेंट्स नहीं लिखे। यहाँ पे आप सोचेंगे कि आपने मूवमेंट्स यहाँ पे नहीं लिखे, तो ये मूवमेंट, ये प्लस का था, ये माइनस का, तो ये रिजल्ट 0 हो गया। ये भी प्लस था, ये भी माइनस, तो रिजल्ट 0 हो गया। बाकी यहाँ पे क्या है, 0 मूवमेंट, तो यहाँ पे मूवमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये आपने पूरा कवर किया, इक्वेट किया, तो यहाँ पे बीसी की रिएक्शन आ गई 12.583, और एक लास्ट रिएक्शन आपके पास और बची है। तो लास्ट रिएक्शन मतलब वीडी बची है, तो उसको निकालने के 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, टोटल लोड करिए, उसमें से जो 3 रिएक्शन निकली है उनको माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो वीडी रिएक्शन होगा। और अगर वो नहीं करना है और आप बिल्कुल एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप फिर इसको सिंपल तरीके से निकालिए। आप क्या करिए, सी के अबाउट मूवमेंट लीजिए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी, लेकिन आप उनको देखना कहाँ है, राइट हैंड साइड पे देखना है। तो राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखता हूँ, मैं सी पे खड़ा हूँ, तो राइट हैंड साइड पे सी को देखने के लिए मैं कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा माइनस वीडी, ठीक है। आपका ये डी जो आएगा वो एंटी क्लॉक आएगा, माइनस वीडी इंटू ये डिस्टेंस 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस वीडी इंटू 4। क्यों, आप सी पे खड़े हैं और यहाँ से वीडी को देख रहे हैं, वीडी आएगा कैसे आएगा, इधर से घूम के, तो ये एंटी क्लॉक आएगा, तो माइनस वीडी इंटू ये डिस्टेंस 4। उसके बाद यूडीएल नीचे की तरफ आएगा, मतलब क्लॉकवाइज आएगा, तो यहाँ पे प्लस का यूडीएल 3 इंटू डिस्टेंस 4 इंटू 4/2, राइट। तो ये यूडीएल नीचे की तरफ जाएगा क्लॉकवाइज, लोड इंटू डिस्टेंस बाय 2। यूडीएल के लिए आप यहीं खड़े हैं, आप सी पे खड़े हैं, आप इस तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा क्या देखेगा, ये रिएक्शन हो गई, ये लोड हो गया, इधर का ये मूवमेंट देखेगा, बी से सी का मूवमेंट, नहीं सॉरी, सी से डी का मूवमेंट। तो सी से डी का मूवमेंट क्या निकला था, सी से डी का मूवमेंट आपका निकला था -5.05। इसको इक्वेट करिए 0 से, यहां से आपकी लास्ट रिएक्शन वीडी आ जाएगी, और वो लास्ट रिएक्शन आपकी जो वीडी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 4.735 किलो न्यूटन। ये लास्ट रिएक्शन आ गई। अब इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वीए रिएक्शन प्लस वीबी रिएक्शन प्लस वीसी रिएक्शन प्लस वीडी रिएक्शन, इन चारों को सम करिए। जो टोटल सम होगा वो इक्वल आना चाहिए टोटल वर्टिकल लोड की। और वो टोटल वर्टिकल लोड कितना होगा, तो टोटल वर्टिकल लोड है 18 प्लस 16 प्लस 3 इंटू 4 का एक यूडीएल। तो आपका 18 हो गया प्लस 16 हो गया इंटू 3 इंटू 4 का ये लोड हो गया। इन तीनों को टोटल कर लीजिए और टोटल कर लीजिए चारों रिएक्शन को। ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं दैट मीन आपकी रिएक्शन सही है, और अगर अलग अलग आ रहे हैं दैट मीन आपकी रिएक्शन क्या है, कुछ ना कुछ आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, उस केस में वो गलत होंगी। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका रिएक्शन कैलकुलेशन हुआ। अब हम जाएंगे इसके लास्ट स्टेप पे, जिसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम। लास्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर ली, आपके रिएक्शंस पूरे निकल गए। आप वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए आ गया है, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी आ गया है, सी आ गया है और डी आ गया है। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको सेम लगना है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं तो आप ऊपर जाने वाले को पॉजिटिव लीजिए, नीचे आने वाले को नेगेटिव, एंटी क्लॉक को, और राइट से लिख रहे हैं तो जस्ट उल्टा उससे हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से रिएक्शन आप निकाल सकते हैं। उसके बाद अब जब हमें रिएक्शंस मिल चुके हैं, सपोर्ट मूवमेंट्स मिल चुके हैं, दैट मीन कि हमें सारे अननोन्स मिल चुके हैं। जो हमारा कंटिन्यूअस बीम था उस पे कितने मूवमेंट्स आ रहे हैं वो हमें पता है, उस पे रिएक्शंस क्या आ रही हैं वो भी हमें पता है। लेकिन अब इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना रहता है, जिसको हम बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम,
जिसमें मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और फिर शेयर फोर्स डायग्राम जिसमें हम शेयर फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जिससे हमें ये पता चल सके कि अगर मैं ए पॉइंट से चलता हूं तो किस किस पॉइंट पे मेरा किस हिसाब से मूवमेंट वेरी कर रहा है या मेरा शेयर फोर्स किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जो कि स्टेप नंबर 4 के अंदर आएगा। सो स्टेप नंबर आप 4 यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं और उसमें लिखते हैं बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम। और बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम में, यहाँ बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए आप क्या करिए, आप जो बीम है ए से डी, उसके लिए आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, राइट। ए से डी के लिए आपने ये पॉइंट तो टिक किया, फिर इसी तरीके से आप ये बी पॉइंट ले लीजिए, इसी तरीके से आपका सी पॉइंट आ जाएगा, फिर आपका लास्ट डी पॉइंट आ जाएगा। अब उस पर क्या करना है, आपको बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम करना है। तो सबसे पहले आप जब भी बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहले याद रखिए कि बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम दो पार्ट में बनता है। पहले आपको उसका फिक्स बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना पड़ता है, जो मूवमेंट्स की वजह से बनता है। जो आपने मूवमेंट्स निकाले हैं ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, उनके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप लोडिंग के लिए डायग्राम बनाते हैं, जिसको फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। और फिर इन दोनों का जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनता है वो फाइनल बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, राइट। तो पहले अपन मूवमेंट के लिए बनाते हैं। तो अपने ए पॉइंट पे तो मूवमेंट क्या था, 0 था, तो इसके लिए तो कुछ बनेगा नहीं। लेकिन बी पॉइंट पे हमारा मूवमेंट निकला था, वो कितना निकला था, 15.79। जिसमें बी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये डाउनवर्ड लोडिंग है, तो ये बीम नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज जाता है। और सेम मूवमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका उल्टा एंटी क्लॉक आ जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये क्लॉक जा रहा है, ये एंटी क्लॉक जा रहा है, ये दोनों एरो इस बीम को कहां लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे लाइन आपको ऊपर की तरफ बनानी है, क्योंकि ये दोनों एरोस को ऊपर की लेके जाएंगे। तो आप ऊपर की तरफ लाइन बनाइए, और लाइन की वैल्यू क्या है, 15.79। तो यहाँ लिख दीजिए 15.79, इस तरीके से 15.79, और यहाँ पे लिख दीजिए मूवमेंट है तो किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद आपका बी पॉइंट का मूवमेंट हो गया, ए पे 0 था, बी का हो गया, सी पे आ जाइए। सी पे आपने मूवमेंट के निकाला था 5.05। ये भी क्या होगा, यहाँ पे लगेगा क्लॉकवाइज और ये लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। जब भी डाउनवर्ड लोडिंग है तो डायरेक्शन सेम रहेगी। लेफ्ट पे आपका क्लॉकवाइज लगेगा, मतलब पॉजिटिव, और राइट पे आप जाएंगे तो उसको नेगेटिव ले लीजिएगा, एंटी क्लॉक, अगर डाउनवर्ड लोडिंग। तो अब इसमें भी ये दोनों एरोस को कहां लेके जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी अपन को ऊपर की तरफ लाइन बनानी है, लेकिन थोड़ी छोटी लाइन बनानी है इसके कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 15 थी तो लाइन थोड़ी बड़ी रहेगी। ये वैल्यू क्या है, 5 है, 5.05 है, तो ये लाइन क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5.05 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब उसको क्या करिए, इस लाइन के टॉप से इस ये एंड को मिला दीजिए, फिर इसके टॉप से इसको मिला दीजिए, और फिर इससे इसको मिला दीजिए, जिसमें ये पॉइंट आपका हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। और ये जो डायग्राम बना, ये फिक्स्ड बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बना। अब इसके ऊपर से फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, जो लोडिंग की वजह से बनता है। तो आप देख सकते हैं ए बी के बीच में कौन सा लोड लगा है, पॉइंट लोड लगा है। तो जब भी कंसंट्रेटेड या जिसको पॉइंट लोड बोलते हैं, जब वो लगता है तो क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। अपन ने पहले स्टेप में बनाया था, तो वैसे ही ट्रायंगल बनेगा। और उस ट्रायंगल में अपन ने हाइट कितनी निकाली थी, तो वो हाइट आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो उस हाइट के बेसिस पे आप उसकी हाइट, ये जो ट्रायंगल बनाएंगे वो हाइट कितनी देनी वो आपको पता चल जाएगा। तो वो हाइट ज्यादा थी, तो इससे ऊपर आप इसको ट्रायंगल लीजिए और यहां से ये बनाइए और यहां से ये बनाइए। इस कंसंट्रेटेड फ्लूइड के लिए ट्रायंगल मैंने बनाया, इसके जस्ट नीचे ये इसका टॉप पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको मैच कर लीजिए। इसी तरीके से अगले पे जाते हैं। तो वीसी स्पान पे भी कौन सा है, कंसंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड है। तो उसके लिए भी क्या बनना चाहिए, ट्रायंगल ही बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ट्रायंगल बना देंगे, जो ट्रायंगल आपका कुछ इस पॉइंट पे आएगा, ऐसे वेरी करेगा। इस नेक्स्ट पे क्या है, यूडेल लगा। यूडेल के लिए क्या बोला था, पैराबोला बनाते हैं, हमने बनाया था फर्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे पैराबोला बनाएंगे, तो ये पैराबोला बना दीजिए। अब उसके बाद क्या करना रहता है, हैचिंग करना रहता है। तो हैचिंग करना मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है, पहली लाइन जो आपको मिलेगी, ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन, और उसके नीचे सेकंड लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच में आपको हैच करना पड़ता है, जो आपके रिजल्टेंट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों लाइन के बीच बीच में आप हैच कर दीजिएगा। तो ये हैचिंग आपने की, ये आपका हैच हो गया दोनों लाइनों के बीच में। और दोनों लाइनों के नीचे जो एरिया होता है, जैसे एक ये लाइन जा रही है, फिर ये लाइन जा रही है, फिर इसके नीचे जो एरिया है, इसको कॉमन एरिया बोलते हैं। उसको कभी हैच नहीं करना, क्योंकि वो दोनों के बीच में है, तो वो कॉमन है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्टिंग मूवमेंट कहां से मिलता है, ये हैच वाले एरिया से। ये रिजल्टिंग मूवमेंट है, मतलब ये मूवमेंट आपके बीम को फेल करेगा, जिसके लिए हमको इसको डिजाइन करना। तो ये हैचिंग होगी दोनों के बीच के लाइन। तो ये आपने हैचिंग की, इसके बीच में हैचिंग की, ये हैचिंग की, ये हैचिंग की, ये हैचिंग की। उसके बाद आपको प्लस माइनस देखना है। तो आपकी जो ये पहली वाली लाइन थी, जो आपने पहले फिक्स बेंडिंग मूवमेंट के लिए बनाई थी, ये वाली जो मूवमेंट की वजह से बनाई थी, उस लाइन के ऊपर ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव ले लीजिए। और उस लाइन के अगर नीचे की बात करूं तो ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव। ये लाइन है, इसके ऊपर गया तो ये पॉजिटिव लिखा, इस लाइन के नीचे आया तो नेगेटिव लिख दिया। अब फिर इस लाइन के ऊपर गया तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इस लाइन के नीचे गया मतलब नेगेटिव हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर गया मतलब अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब कि किस डायरेक्शन में टेंशन डेवलप हो रहा है।
ऊपर की तरफ अगर सेक्शन नीचे की तरफ बैंड हो रहा है तो कई बार हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, ऊपर की तरफ बैंड हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव बोल देते हैं। कभी कभी इसका उल्टा भी ले लेते हैं, कई बार नीचे जब बैंड हो रहा है तो हम उसको नेगेटिव करके उसको ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलेंगे। तो वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बस आपको यहाँ पे बताना है कि लाइन के ऊपर मतलब पॉजिटिव और नीचे आ रहा है तो नेगेटिव मूवमेंट। नीचे आ रहा है मतलब नीचे टेंशन आ रहा है, ऊपर मतलब आ रहा है प्लस मतलब ऊपर की तरफ टेंशन आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से इसके प्रेजेंटेशन हो जाएंगे। इसके अलावा रिजल्टिंग मूवमेंट आपको निकालना है तो वो भी आप इसमें निकाल सकते हैं। रिजल्टिंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे, तो आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, इसका रिजल्टिंग ये मूवमेंट चाहिए तो इस पॉइंट पे खड़े हो जाइए, ये रिएक्शन देखिए इनटू ये डिस्टेंस ले लीजिए। तो ये रिएक्शन आपके पास कितनी लग रही थी वो आपको पता होना चाहिए, जो कि 3.368 थी। तो वो रिएक्शन इनटू आप ये वाली डिस्टेंस कर दीजिएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी थी आपके पास, 4 मीटर थी, तो ये 13.47 कुछ हो जाएगा। ये आपका रिजल्टिंग मूवमेंट हो गया इस पॉइंट का। इसी तरीके से अगर आपको इस पॉइंट पे भी मूवमेंट निकालना है तो ये सेंटर पे है, तो सेंटर पे कैसे निकाल सकते हैं, दोनों टोटल आपकी ये हाइट ले लीजिए, जो हाइट आपने निकाली थी पीछे WL/4 से निकाली थी ये हाइट आपने, उस हाइट में से इस तरफ के मूवमेंट और इस तरफ के मूवमेंट का एवरेज लेके माइनस कर दीजिए। तो यहाँ का मूवमेंट कितना है 15.79, यहाँ का मूवमेंट कितना है 5.05, इन दोनों को ऐड करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, एवरेज आ जाएगा। उस एवरेज को माइनस कर दीजिए इस हाइट से जो WL/4 से निकाली थी, तो वो यहाँ की वैल्यू आएगी 5.58 के बराबर किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सेंटर पे निकालना है, इसमें भी यही करिए। ये हाइट निकाली थी आपने WL²/8 से, उस हाइट में से क्या माइनस कर दिए, इधर का मूवमेंट और इधर का मूवमेंट। तो यहाँ पे ये मूवमेंट कितना आ रहा है 5.05, यहाँ कितना आ रहा है 0, तो 5.05 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करिए और ये हाइट में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ की वैल्यू मिलेगी 3.47 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से ये आपका फुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या जिसको बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम बोलते हैं वो आपका बनके तैयार हो गया, जो आपको ये बता रहा है कि जब ए पॉइंट पे थे तो मूवमेंट की वैल्यू 0 थी, आप यहाँ पे गए तो ये मैक्सिमम 13.47 आ रहा है जो कि पॉजिटिव मूवमेंट है। यहाँ से फिर डाउन जाएगा, फिर नेगेटिव मूवमेंट आएगा 15.79, फिर आगे जाएंगे, तो ये मूवमेंट को आपको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम बीम को डिजाइन करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम। अब इसका एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है जो कि हम इसी में नेक्स्ट हम करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं SFD, शेयर फोर्स डायग्राम। SFD बोलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। तो हम उसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे जो टोटली डिपेंड करता है रिएक्शंस के ऊपर, क्योंकि ये बाइंडिंग मूवमेंट डायग्राम है जो मूवमेंट के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, और फिर होता है SFD जो फोर्स के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स डायग्राम हो जाएगा। उसके लिए भी आप क्या करिए, एक पहले हॉरिजॉन्टल ये लाइन बना लीजिए, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी हो गई, ये पॉइंट आपका A हो गया, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट B हो गया, फिर आपका पॉइंट C हो गया, फिर लास्ट पॉइंट आपका D हो गया। अब ए पॉइंट पे आपको क्या करना है, जब भी SFD आप बनाएं तो आप बस एक बात याद रखें कि SFD में क्या होता है कि ऊपर जाने वाले फोर्स को हम प्लस कंसीडर करते हैं और नीचे आने वाले फोर्स को हम माइनस कंसीडर करते हैं। जब भी SFD बनाएं तो आप ये साइन कन्वेंशन बस ध्यान रखें कि ऊपर जाने वाले को प्लस लीजिए, नीचे आने वाले को आप माइनस लीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको इस बीम को देखना है। सबसे पहले ए पॉइंट पे एक रिएक्शन लगी होगी BA, आपने निकाली है पीछे वाले स्टेप में। तो VA रिएक्शन आपकी कितनी निकली थी, वो निकली थी आपकी 3.368 के बराबर। तो अब ये VA आपकी पॉजिटिव थी, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये जो VA है इस बीम को कहां लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ। कितना लेके जा रहा है 3.368 ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने वाले को क्या बोला प्लस, इसका मतलब यहाँ पे आप लाइन बनाइए ऊपर की तरफ, और ये लाइन कितनी हो जाएगी 3.368 के बराबर, ये वाली, राइट। अब 3.368 के बाद आप देखिए यहाँ पे आप आ चुके हैं, 3.368 आपने ले लिया। अब यहां से आप आगे बढ़ते हैं तो कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। कहां तक नहीं है, 4 मीटर का कोई फोर्स नहीं है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आएंगे 4 मीटर तक। आपका इसको स्ट्रेट लाइन लेके चलना है, क्योंकि कुछ चेंजेस ही नहीं है ना, सेम जा रहा है आपका। अब इसके बाद क्या, जैसे 4 मीटर आप पे आप जाते हैं तो आपने देखा फिर 18 किलो न्यूटन का एक लोड डाउनवर्ड लेके जा रहा है। इसका मतलब यहां पे आने के बाद 18 नीचे गया, नीचे जाना मतलब माइनस कर देना। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू निकली थी, कितनी निकली थी, पहली निकली थी आपकी 3.368 जो कि प्लस में चल रही थी, जो यहां से यहां तक अपन आए। अब इसके बाद इसमें से माइनस कर दीजिए, किसको माइनस कर दीजिए, 18 का लोड आ गया तो 18 इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसमें से 18 को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा कितना 14.66 कुछ बचेगा। अब 14.66 लेकिन काय में बचेगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू का है कि ये माइनस, तो ये माइनस बचेगा। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिए प्लस को। अब नीचे से एक नीचे लाइन बनाइए जो कि होगी माइनस की 14.66। अब 18 के बाद फिर यहां से आप देखेंगे तो 2 मीटर तक कोई लोडिंग नहीं है, मतलब यहां से फिर ये कांस्टेंट आती जाएगी। लेकिन जैसे ही आप बी पॉइंट पे आएंगे तो बी पे आपको एक रिएक्शन मिलेगी जिसको आप VB बोलते हैं।
VB रिएक्शन आई, अब ये कहाँ लेके जा रही, तो VB आपकी वैल्यू निकल के आई थी, वो निकल के आपके पास आई थी कितनी 25.314। इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रही है ये रिएक्शन, मतलब लास्ट वैल्यू में आप करिए प्लस 25 पॉइंट कितनी थी रिएक्शन 314। अब इसमें प्लस कर दीजिए, जब आप इसमें प्लस करेंगे इसी वैल्यू को तो ये आएगा प्लस का 10.68, ये बचेगा रिमेनिंग। क्या किया माइनस 14.66 लास्ट वैल्यू थी, उसमें आपका ये VB की रिएक्शन ऊपर जा रही है जो कि थी 25.314। जब ये ऊपर जा रही है मतलब प्लस, तो इसमें प्लस किया तो ये प्लस का क्या बचा 10.68, प्लस का 10.68 मतलब अब यहाँ पे आके वैल्यू हो गई प्लस, तो इसको क्लोज करेंगे, अब यहाँ पे प्लस में वैल्यू लेंगे और कितनी लेंगे 10.68, तो ये ऊपर की तरफ लाइन जाएगी 10.68। अब उसके बाद बी के बाद फिर आप जाइए तो यहां से देखिए 2 मीटर तक कोई लोड नहीं है, तो 2 मीटर तक वापस ये स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि 16 का लोड आया जो कि नीचे जा रहा है, नीचे मतलब माइनस, तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए फिर 16 को, तो अब जब इसमें से 16 को माइनस करेंगे तो 16 माइनस करके ये 5.318 बचेगा, और काय में, तो इनमें से बड़ी वैल्यू क्या है 16 माइनस में, मतलब माइनस में, इसका मतलब यहाँ पे ये फिर क्लोज होगा और यहाँ से फिर नीचे वैल्यू आएगी जो कि होगी माइनस 5.318। फिर यहाँ से कोई वैल्यू नहीं है सी तक, और सी के बाद फिर रिएक्शन इसमें ऐड हो जाएगी, तो इसको यहाँ पे क्लोज करें और फिर सी पे आ जाएं, तो सी पे आपकी VC की रिएक्शन निकली थी, VC की रिएक्शन कितनी निकली थी 12.583। तो आप क्या करिए इस लास्ट वैल्यू में से ऊपर जा रही है VC रिएक्शन, VC कितनी थी 12.583, इसमें ऐड कर दीजिए, तो जब इसमें 12.583 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी प्लस की 6.03। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आके फिर से आपकी कितनी हो गई ऊपर पॉजिटिव 6.03, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 6.03 जो कि प्लस की है। अब एक और बात आपको इसके बीच में ध्यान रखना है कि पहली वैल्यू आपकी कितनी थी 3.368, तो ये लाइन ली आपने, एक रेफरेंस लाइन हो गई। अब इसको रेफरेंस लेके चलना है, जैसे ही इसके बाद की वैल्यू बड़ी आए तो बड़ी लाइन बनानी है, और इससे वैल्यू छोटी आएगी तो छोटी लाइन बनाएगी। जैसे ये 10.68 आया था, मैंने इससे बड़ी लाइन बनाई, उसके बाद फिर इसके बाद वापस गया तो ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई, क्यों, इससे कम थी तो छोटी हो गई। अब इसके बाद ये 6.08 आया तो इस लाइन से ये बड़ी होगी, बट इस वाली से क्या होगी, ये छोटी हो जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एक पहली लाइन अपनी रेफरेंस लाइन होगी, उसके रिस्पेक्ट में ही सारी लाइन आएंगी, अगर कम वैल्यू है तो उससे लाइन छोटी हो जाएगी, ज्यादा वैल्यू है तो उससे लाइन बड़ी हो जाएगी, राइट। तो अब ये अपन सी पॉइंट पे खड़े थे, अपन ने इसमें सी को ऐड कर दिया, तो सी अपन ने ऐड किया जब कितना 12.583, तो आपकी रिजल्टिंग वैल्यू आ गई 6.03 आपकी ऊपर की तरफ। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि सी पे खड़े हैं, उसके बाद आप देखें सी से डी के बीच में डायरेक्टली पूरे पे लोड लग रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी यहाँ पे। अभी तक क्या हो रहा था कि 4 मीटर तक कोई लोड नहीं, तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, ये स्ट्रेट आ गई। फिर उसके बाद यहां से तो कोई लोड नहीं तो स्ट्रेट लाइन है, यहां से कोई लोड नहीं तो स्ट्रेट लाइन है, यहां से कोई लोड नहीं तो स्ट्रेट लाइन है, बट अब यहां के बाद कंटिन्यूअसली पूरे स्पान पे लोड है, इसका मतलब अब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ये वेरी करेगी। तो अब क्या करना है, जो लास्ट वैल्यू आपकी निकली थी उसमें क्या करिए माइनस करिए, ये लोड डाउनवर्ड जा रहा है मतलब माइनस करिए कितना 3 इंटू कितने का लोड है पूरे स्पान पे लग रहा है तो 4 पे, तो 3 इंटू 4 पे लग रहा है, तो जब 3 इंटू 4 करके इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 6.03 ना होके ये बेसिकली आपके पास कितना आया था 7 पॉइंट कुछ वैल्यू आपके पास आई थी। जब इसमें 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 माइनस करेंगे तो ये रिजल्टिंग वैल्यू माइनस की बचेगी, जो कि बचेगी 4.73 के बराबर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस 4.73 बचेगी। अब वो 4.73 बची, और फिर मैंने आपको लास्ट जो हमारे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको एक चेक भी बताया था कि जो वैल्यू आपकी लास्ट वाली आती है उसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि जो लास्ट की रिएक्शन होती है वो और वो लास्ट वैल्यू हमेशा सेम आना चाहिए। तो आपकी लास्ट रिएक्शन VC आपने कितनी निकाली थी, VC आपने निकाली थी 4.735, और लास्ट रिएक्शन भी कितनी आ रही है 4.735 अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये 6.03 है, लास्ट वैल्यू कितनी आई -4.735, और वो क्या हुआ आपने पूरी स्पान ली है, मतलब सी से लेकर डी तक का लोड लिया, मतलब डी पे पहुंच गए आप, डी पे पहुंच गए, और डी पे पहुंच के आप क्या देख रहे हैं कि आपकी वैल्यू -4.73 है, तो माइनस माइनस की लाइन कहां बनती है नीचे, मतलब यहां पे आपको नीचे लाइन बनानी पड़ेगी, और कितनी बनानी पड़ेगी 4.735 के लिए। अब ये पॉइंट इधर पे खत्म हुआ था, उसके बाद पूरे पे यूडीएल था जिसकी वजह से ये लाइन माइनस आ गई, अब इसको इस तरीके से मिलाना पड़ेगा 4.735, तो ये आपका पॉइंट ए हो गया, इसी तरीके से आपका बी पॉइंट हो गया, इसी तरीके से ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसके बाद इसके बीच में हैचिंग कर दीजिए तो ये हैचिंग हो जाएगी, और ये आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा शेयर फोर्स डायग्राम। इस तरीके से ये आपने हैचिंग कर दी, ऊपर वाले को प्लस बोलते हैं तो ऊपर वाले को प्लस बोलिएगा, नीचे वाले को माइनस बोलते हैं तो माइनस बोलेगा। अब इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि जब भी यूडीएल आएगा आपके स्पान पे, जैसे सी से डी के बीच में यहाँ पे यूडीएल था, तो यूडीएल के केस में हमेशा ये इसी तरीके से आता है, हमेशा ये लाइन जो है वो डाउनवर्ड जाती है, ऐसे जाती है, और यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाती है। और वो क्यों हो रहा है ऐसा, वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे 6.03 था,
यूडेल का मतलब क्या होता है? यूडेल का मतलब होता है कि ये स्पान है, इस पे ये लोड लग रहा है और इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर पे भी 3 का लोड है, फिर अगले मीटर पे फिर 3 का लोड है, फिर अगले पे फिर 3 का लोड है। तो आपने क्या किया, जब आप 1 मीटर चले तो 3 इंटू 1 तो लोड हुआ, 3 इंटू 1 कितना होगा 3। लेकिन जब 2 मीटर चले तो लोड कितना हो गया 3 इंटू 2 तो 6 का लोड हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्पान आप कवर करते जाते हो आपका लोड क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लोड बढ़ेगा, और कौन सा लोड बढ़ रहा है, डाउनवर्ड, तो इसमें से वैल्यू क्या होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। तो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसलिए ग्राफ क्या होता है, डाउन होते जाता है और एक पॉइंट पे आने के बाद जीरो होके फिर वो माइनस में चला जाता है। और फिर इस तरीके से आप इसको मैच भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बनाएंगे जिसको एसएफडी बोलते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं, ये आप कंप्लीट तरीके से बना सकते हैं। सो अब ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ अपना, जिसमें पहला स्टेप आपने फ्री बाइंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, थ्योरम अप्लाई करी। यहाँ पे ट्रिपल स्पान मतलब 3 स्पान थी, तो आपने उसमें डिफरेंट तरीके से आप थ्योरम अप्लाई करी ए बी बी सी एंड बी सी सी डी के ऊपर, और फिर आपने रिएक्शंस निकाली और फिर बाइंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग मिलेंगे फिर डिफरेंट केस। सो थैंक यू।